जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्पेशल सीरीज ऑन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में उसके योगदान की चर्चा की। आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, जिसने जालियांवाला बाग से चौरी चौरा तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस एपिसोड में हम प्रमुख क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानेंगे। 1919 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जो सरकार को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार देता था। इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 1919 में अंग्रेजी हुकूमत ने बदनाम रॉलेट कानून जारी किया, जिसने गैर कानूनी ढंग से हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार करने का हक शासकों को दे दिया। ये ऐसा अन्याय था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पंजाब में इस कानून के खिलाफ विशेष रूप से तीव्र विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। यहाँ एक और मोड़ आता है इतिहास में, जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है और एक समय में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक सभाओं का स्थान हुआ करता था। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन हिंदू, मुसलमान और सिख जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। वे आम सभा में अपना दुख दर्द बताना चाहते थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। इस सभा में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए एकत्रित हुए थे। इस सभा का आयोजन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के समर्थन में किया गया था, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस सभा की सूचना मिली और उसने इसे विद्रोह मानकर कुचलने का फैसला किया। जनरल डायर को मीटिंग का पता चला। वो सेना लेकर आधम का। उसकी 2 हथियारबंद गाड़ियां तंग गलियों से गुजर न सकी। सभा शांतिपूर्ण थी, मगर बिना चेतावनी दिए जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। डायर ने अपने सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग को घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे भीड़ पर गोलियां चलाए। जालियांवाला बाग का एक ही प्रवेश और निकास द्वार था, जिससे लोग भागने में असमर्थ रहे। सैनिकों ने निर्दोष लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। यह गोलीबारी करीब 10 मिनट तक चली, जिसमें हजारों गोलियां चलाई गई। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। जालियांवाला बाग में दीवारों पर लगे गोलियों के निशान आज भी उस भीषण घटना की गवाही देते हैं। बाग के बीच में स्थित एक कुएं में भी कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए और दम घुटने से मारे गए। जनरल डायर ने न्याय के मुख पर कालिख पोत दी। 1650 चक्र गोलियां चली। अंग्रेजों के हिसाब से बच्चों समेत 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। जालियांवाला बाग इंसानियत और हैवानियत के संघर्ष का प्रतीक है। इसका चप्पा चप्पा इंसानियत के खून से रंगा है। इसी प्रकार ईसा मसीह को सलीब पर लटकाकर गांधी, कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग को गोली मारकर इंसानियत की हत्या की गई। जालियांवाला बाग के जर्रे जर्रे पर मानवता के संघर्ष और बलिदान की अमर कहानी लिखी हुई है। सरदार देवा सिंह ने आंखों देखा हाल बयान किया।
मैं और सरदार हजारा सिंह जलियांवाला बाग की मीटिंग में शामिल होने के लिए गए। फौज आई। हम 100 गज के फासले पर थे। फौजियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम दीवार की तरफ लपके। हजारा सिंह के पेट में गोली लगी, वो वहीं ढेर हो गया। मेरे दाहिने कंधे में गोली लगी, मैं सिर के बल सड़क पर गिर पड़ा। सरदार हजूरा सिंह was shot in the belly. He died there and then. At that time, the bullet passed through my right shoulder here. I fell headlong in the street. दूसरे दिन जब मारे गए लोगों के रिश्तेदार मातम मना रहे थे, जनरल डायर ने कहा, मेरे लिए फ्लांडर्स की युद्ध भूमि और अमृतसर में कोई फर्क नहीं। लोगों को खुलेआम कोड़ों से पीटा गया। 9 दिन पहले जिस तंग रास्ते पर कुमारी शेरवुड पर हमला हुआ था, वहां मनमाने ढंग से लोगों को पकड़कर 150 गज तक पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। इनमें 6 लड़के थे जिन्हें बाद में कोड़े लगाए गए। वे बेहोश हो गए, मगर उनकी पिटाई होती रही। लाहौर में भी ऐसा जुल्म ढाया गया। कसूर कस्बे में आदमियों के लिए खुला पिंजरा बनाया गया, यानी हिंदुस्तान का पहला नजरबंदी कैंप। फांसी के फंदों की तो कमी न थी। जिला गुजरांवाला में बेसहारा ग्रामवासियों पर बम बरसाए गए, हॉकी खेलते हुए छात्रों पर भी। हाउस ऑफ कॉमन्स में मिस्टर एस स्मिथ ने कहा कि इतिहास में ऐसी बर्बरता की दूसरी मिसाल नहीं। पीएफ एंड्रूज ने कहा, यह जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। हिंदुस्तानी नेता अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू जलियांवाला बाग पहुंचे। सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट का खिताब लौटा दिया। जलियांवाला बाग की हत्याकांड से गांधी जी को विश्वास हो गया कि पहले विश्व युद्ध में साथ देने के बावजूद साम्राज्यवादी अंग्रेज कानून की हत्या करते ही रहेंगे। इसलिए गांधी जी ने तय किया कि हम अंग्रेजी हुकूमत से असहयोग करके आजादी लेकर ही दम लेंगे। जनता के व्यापक दबाव से सरकार ने गड़बड़ी की जांच के लिए लॉर्ड हंटर के मातहत एक कमेटी बनाई। हंटर कमेटी के सामने कर्नल जॉनसन ने कहा, मुझे मौका मिले तो दोबारा ऐसा ही करूंगा। कांग्रेस ने इस कमेटी का बहिष्कार किया, अपनी कमेटी बनाई। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, सीआर दास, अब्बास तैयब जी और एमआर जयकर। मौलाना मोहम्मद अली ने कहा, जनरल डायर ने लोगों पर ही नहीं हमारे दिलों पर भी गोली चलाई है। लोकमान्य तिलक ने कहा, हम पूरी जिम्मेदार सरकार के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। गांधी जी ने कहा, दुख की ज्वाला में तपे बगैर कोई भी देश ऊंचा नहीं उठा, मृत्यु से ही जीवन पैदा होता है। क्या भारत इस सनातन नियम का पालन किए बगैर गुलामी से छुटकारा पा सकेगा? अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन ने निश्चित कार्यक्रम के साथ पार्टी को और मजबूत बनाया। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर
रख दिया। भारतीय जनता में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। इस घटना ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक और नई दिशा दी। इस घटना की निंदा केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का त्याग कर दिया और ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। आज जालियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ एक शहीद स्मारक स्तंभ खड़ा है और बाग में एक संग्रहालय भी है जो उस समय की घटनाओं और स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी प्रदान करता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ और अधिक एकजुट किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना को और मजबूत किया। यह हत्याकांड भारतीय इतिहास के काले अध्यायों में से एक है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना और स्वराज की मांग को सशक्त बनाना। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करें, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दें और सरकारी संस्थानों का भी बहिष्कार करें। असहयोग आंदोलन के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें शुरू हो गई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। इन प्रदर्शनों में कई जगहों पर हिंसा भी हुई जो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ थी। इसी बीच एक और घटना घटती है, चौरी चौरा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन को एक नई दिशा दी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक हिंसात्मक घटना घटी। उस दिन गांव के कुछ स्थानीय किसानों और क्रांतिकारी ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ एक रैली कर रहे थे। पुलिस ने इस रैली पर लाठीचार्ज किया जिससे जनता में गुस्सा और बढ़ गया। भीड़ ने जवाबी हमला किया और चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस हिंसक घटना से महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा को अपने संघर्ष का मूल मंत्र माना था। चौरी चौरा की इस घटना ने उनके अहिंसात्मक आंदोलन की नींव हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। चौरी चौरा कांड के बाद कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से कुछ को फांसी की भी सजा दी गई। गांधी जी ने अपने अनुयायियों से अपील की कि वे अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करें और हिंसा से दूर रहें। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और चौरी चौरा कांड के बाद स्वतंत्रता संग्राम में एक नई धारा उभरने लगी। गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन के समानांतर कुछ युवा क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित हुए। अब हम बात करेंगे उन महान क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। यह कहानी है भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद की। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनके परिवार का स्वतंत्रता संग्राम से गहरा संबंध था। उनके चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह दोनों स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुनने का
फैसला किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हो गए, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के नाम से जाना गया। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई और संगठन के प्रमुख सदस्य बने। 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्स की हत्या में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हिस्सा लिया। यह हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी, जो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। इससे पहले वाला वीडियो हमारा सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसे जाकर इस वीडियो के बाद जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें लाला लाजपत राय के बारे में हमने काफी विस्तार में बात किया है। आगे बात करते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को जगाना था। वे गिरफ्तार हो गए और अदालत में अपने विचार को व्यक्त किया। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के खेड़ गांव में हुआ था। वे बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित थे और भगत सिंह के साथ HSRA में शामिल हुए। उन्होंने सांड्स की हत्या में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। वे भगत सिंह के निकट सहयोगी थे और HSRA के सक्रिय सदस्य भी थे। उन्होंने सांड्स की हत्या की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सांड्स की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी और स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज कर दिया। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तो आजाद ने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना। चंद्रशेखर आजाद HSRA के प्रमुख नेता बने और उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। वे भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते रहे। 27 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कई घंटों तक उन्होंने पुलिस से मुकाबला किया और अंत में अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली से खुद को मारकर शहीद हो गए। वे हमेशा कहते थे कि वे कभी ब्रिटिश पुलिस के हाथों में नहीं आएंगे और उन्होंने अपने वचन को निभाया भी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और ऊर्जा भी दी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने पूरे देश को प्रेरित किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को और भी मजबूत बनाया। उनकी शहादत ने दिखा दिया कि स्वतंत्रता के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन और क्रांतिकारियों के बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अगले एपिसोड में हम नमक मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया। बने रहिए हमारे साथ और जानिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अन्य महत्वपूर्ण कहानियों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।